आज हम क्रॉप प्रोडक्शन में राइस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पूरा, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन है क्या। उसके बाद में हमने इस सेमेस्टर में कौन कौन सी फसलें पढ़नी हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चे आपको पता है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरियल क्रॉप को लेके। किसको लेके? सीरियल क्रॉप को लेके। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया था सीरियल क्रॉप क्या होती है, अनाज वाली फसलें। ठीक है, अब आपको जानना ये है कि इसमें आपको पढ़ना है ना, सिर्फ खरीफ की फसलें पढ़ना है। ठीक है, खरीफ सीरियल हो गया, खरीफ पल्सेस हो गया, खरीफ आपके खरीफ की ये जो भी ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई, फुटर क्रॉप हो गई, पूरी पूरी यानी कि खरीफ की फसलें ही पढ़नी है। ठीक है, चलो अब खरीफ की फसलें क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया। होपफुली कि आपने वो देखा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने बोला था कि अगले लेक्चर में हम सीरियल से स्टार्ट करेंगे। सीरियल्स में अपने पास में मैं बात करूं खरीफ के अंदर, बात करूं आपके खरीफ खरीफ सीजन के अंदर, एक मिनट, खरीफ सीजन के अंदर तो उसमें अपने को क्या पढ़ना है, राइस पढ़ना है। उसके बाद में अपने को मेज पढ़ना है। मेज के बाद में अपने को क्या पढ़ना है, सोरगम पढ़ना है। और सोरगम के बाद में अपने को क्या पढ़ना है, पर्ल मिलेट पढ़ना है। पर्ल मिलेट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना रबी, वो अगले सेमेस्टर में अपने को पढ़ना है वीट एंड बार्ले। क्या पढ़ना है, वीट एंड बार्ले। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से। इस लेक्चर में हम राइस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राइस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एक क्लास में पूरा करना बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करेंगे जितना नजदीक पहुंच सके पहुंचे। हमने खरीफ क्रॉप स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपकी खरीफ वाली फसलें हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं राइस। सब जानते ही होंगे धान के बारे में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी साथ में थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। तो जैसा कि सबसे पहला वर्ड आता है उसका आता है साइंटिफिक नाम का। साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नाम है आपका ओराइजा सटाइवा। क्या है मेरा भाई, ओराइजा सटाइवा। ये आप ओराइजा सटाइवा इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड स्पेसीज है वो सटाइवा है। सर कैसे कल्टीवेटेड, हम समझे नहीं। जो टोटल आपके राइस की स्पेसीज है, टोटल स्पेसीज ऑफ राइस, ठीक है, यानी कि राइस की आज तक कितनी प्रजातियां खोजी गई है, तो टोटल 24 प्रजातियां खोजी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से आपकी 22 तो है वो वाइल्ड है, और 2 है ये वाइल्ड है। क्या है, वाइल्ड है, जंगली प्रजातियां। और 2 है वो आपकी क्या है, कल्टीवेटेड स्पेसीज है। इसमें से 2 स्पेसीज आती है। कौन कौन सी 2 आती है, एक आती है आपकी ओराइजा सटाइवा की, और एक आपकी आती है ओराइजा आपके गलेबरीमा की। किसकी आती है, गलेबरीमा की। ठीक है, ओराइजा गलेबरीमा की, जिसका ओरिजिन माना जाता है अफ्रीका। क्या माना जाता है, अफ्रीका। ठीक है, और ये जो आपकी सटाइवा है जो आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। आई बात समझ में। इतनी चीजें आपको बेसिकली पूछी जाती है तो याद होना चाहिए कि राइस टोटल 24 स्पेसीज है, उनमें से 22 वाइल्ड है और 2 कल्टीवेटेड है, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा। ठीक है, ओराइजा ग्लेबरिमा को आप क्या बोलते हैं, अफ्रीकन राइस के नाम से भी जानते हैं। इसका कल्टीवेशन बहुत कम एरिया में होता है। एक पॉपुलर क्वेश्चन यहां से इसका पूछा जाता है कि CG14 वैरायटी है वो किसकी है, वो आपकी इस स्पेसीज की है, ग्लेबरिमा की। ये भी ध्यान रखना। आई बात समझ में। उसके बाद ओरिजिन पूछा जाता है तो इसका ओरिजिन अफ्रीका है और इसका साउथ ईस्ट एशिया है। अब क्वेश्चन है ओराइजा वर्ड है, ये राइस का जो ओराइजा वर्ड है वो कहां से डिवाइड है। ठीक है, ये ओराइजा वर्ड, आप ओराइजा को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आपको ओराइजा है वो ऐसे भी काफी जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका कहां से लिया गया है, तो ये वर्ड है वो आप लोगों का लिया गया है लेटिन वर्ड से। कहां से लिया गया है, लेटिन वर्ड से। यहां तक के क्वेश्चन भी आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए कि यहां से क्वेश्चन आप लोगों को कैसे पूछेंगे। आई बात समझ में। अब हम धीरे धीरे करके इसको आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन यहां से जो कॉमन बनता है वो है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप
खाई जाती है, यूज ली जाती है, तो वो आपकी आती है सबसे पहले वीट, उसके बाद में आता है आपका राइस। और सबसे ज्यादा एरिया कौन सी क्रॉप का है, तो वो सबसे पहले आती है आपकी मेज, उसके बाद में आपका आता है सेकंड पे वीट, और थर्ड पे आप लोगों का आता है, वो आता है राइस। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खाई जाने वाली फसल है वो कौन सी है, आपको पता होगी, राइस। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन यहां से बनता होगा कि सर इसका ओरिजिन कभी कभार कंफ्यूजन हो जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया याद रखना है। क्या याद रखना है? साउथ ईस्ट एशिया मतलब क्या है कि भाई धान को थोड़ा साउथ वाले लोग ज्यादा खाते हैं, तो साउथ और वहां नॉर्थ ईस्ट एशिया बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया याद रखना है। आपको पता है 2n इज इक्वल टू कितने होते हैं, 24 होते हैं, यानी कि धान में गुणसूत्र की संख्या है वो 24 होती है, क्रोमोसोम नंबर। आई बात समझ में? स्पेसीज बता दी, ये सारी चीजें। अब स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक नाम अभी बता दिया, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, फैमिली आपको पता है, पोएसी, ये सबको पता है। जितनी भी जो आपकी सीरियल्स क्रॉप है, अनाज वाली फसलें हैं, वो सारी की सारी आपकी किस से बिलोंग करती है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये चीज आप लोगों की याद होनी चाहिए। ठीक है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आई बात समझ में? या इसको ग्रास फैमिली भी बोलते हैं, घास वाली फसलें भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला है, इसको ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों नाम इसके ही है, ग्रेमिनी। ठीक है, ये ग्रेमिनी। चलो, आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, या फिर इंडो बर्मन रीजन भी इसका माना जाता है। ये चीज भी आप लोगों की एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ओराइजा वर्ड कहां से लिया गया ये भी बता दिया, क्योंकि काफी जगह आपको ओराइजा वर्ड पूछा जाता है कि हाँ स्पेलिंग तो यही होती है ना, लेकिन वो ओराइजा वर्ड में ऐसा ही लिखा होता है। ठीक है, कहां से लिया गया है? लेटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट हालांकि मैंने पिछली क्लास में फिर आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम, यानी कि धान के अगर 1000 दानों को लिया जाएगा तो उसका वजन है वो 25 ग्राम होगा। और अगर बासमती धान के 1000 दानों को लिया जाएगा तो उसका वजन है वो 21 ग्राम होगा। इस चीज का आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वीट का 40 से 42 ग्राम होता है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया है। आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा कि किसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट वेट के बारे में। टेस्ट वेट पता चल गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इससे पहले धान का जो आपका इनफ्लोरोसेंस है, इनफ्लोरोसेंस वो कौन सा है? ठीक है, धान का इनफ्लोरोसेंस वो कौन सा है, याद होना चाहिए। पेनिकल। क्या है? पेनिकल। ये भी याद कर लेना। ठीक है, देखो स्टेमन यानी कि पुंकेसर क्या होता है। मोस्ट जितनी भी जो सीरियल क्रॉप होती है उनमें पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, लेकिन धान के अंदर 6 होती है। ये चीज ध्यान रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ये देखो मैं लेके आया हूं या फोटो में, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में कि धान के अंदर जो पुंकेसर होते हैं, धान में स्टेमेंस की संख्या होती है या फिर आपके पुंकेसरों की संख्या होती है, वो कितनी होती है रे? 6। और जितनी भी जो अदर सीरियल क्रॉप है अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलें, ठीक है, उनके अंदर जो आपके इनकी पुंकेसरों की संख्या होती है वो बेसिकली कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, और पेनिकल्स होता है ना, उसका वेट क्या होता है? इन्फ्लोरोसेंस पेनिकल है, उनका वेट होता है 2 ग्राम। बालियों का भार, ठीक है, आपको पता है बाली होता है, वो इनका इन्फ्लोरोसेंस होता है। आई बात समझ में? अब आपको पता होगा धान का जो प्रोटीन वगैरह मैं आगे बता ही दूंगा, उसमें टेंशन लेने की। एक आपका धान के अंदर जो पॉलिशिंग परसेंटेज होता है वो पूछा जाता है कि पॉलिशिंग परसेंटेज धान के अंदर कितना हो, तो 2% होता है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यह बनता है कि धान का कटोरा किसे कहते हैं, चावल का कटोरा भारत में किसे कहते हैं? तो पहले एक पॉपुलर क्वेश्चन था कि धान के कटोरे से हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, वो था छत्तीसगढ़। लेकिन अभी जो रिसेंट डाटा है उनके अकॉर्डिंग जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, ठीक है, वहां का रीजन यानी कि आंध्र प्रदेश है, उसको
क्या मानते हैं? धान का कटोरा मानते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा माना जाता है। इस चीज का आपको एकदम ये क्लेरिफिकेशन रखना है। आई बात समझ में? तो भारत को या भारत का चावल का कटोरा है वो आंध्र प्रदेश जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा था वहां पे, और छत्तीसगढ़ को भी माना जाता है। ठीक है, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर करेक्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो उसमें प्रेजेंट टाइम का जो आंसर है वो आपका आंध्र प्रदेश माना जाएगा। डन। चलो, यहाँ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के प्रेफर हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब बात कर लेता हूं मैं आपके इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको पता है राइस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप फॉलोड बाय व्हीट, मतलब व्हीट के बाद में सबसे ज्यादा दुनिया की खाद्यान्न फसलों में जिसका महत्व है, ठीक है, वो आपकी कौन सी क्रॉप है? राइस है। समझ गए? इन्होंने बोला है मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, स्टेपल फूड है, मतलब मुख्य आहार है 60% से अधिक, तथा भारत की 50% से अधिक जनसंख्या वो चावल पर निर्भर है। ठीक है, तो सर 50 किस पे है? काफी मक्के पे होंगे, ठीक है, काफी बाजरे पे होंगे, काफी लोग व्हीट पे होंगे, कुछ माइनर, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब सीरियल में रैंक क्या है, मतलब अनाज वाली फसलों में अगर इसकी रैंक की बात करें तो आफ्टर मेज एंड व्हीट राइस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल, मतलब अनाज में जो इसका स्थान है मक्का और गेहूं के बाद में तीसरा स्थान है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इज इट क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन आपका आता है यहां से, वर्ल्ड एरिया अबाउट 90% ऑफ राइस कल्टीवेशन इज इन एशिया। आपको पता है भाई एशिया के अंदर ही राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। चाइना, भारत सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्रियां हैं, और दोनों की दोनों कहां आती है? एशिया महाद्वीप के अंदर आती है। तो 90% प्रोडक्शन है वो कहां होता है? एशिया के अंदर होता है। क्लियर? उसके बाद में वर्ल्ड प्रोडक्शन कंजप्शन नियरली 90% इज द प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। क्लियर है? विश्व उत्पादन की जो खपत है लगभग 90% मतलब उत्पादन में खपत एशिया में होती है। हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि भारत की इसकी स्थिति क्या है। तो राइस रैंक फर्स्ट अमंग सीरियल इन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। ये भारत का स्टेटस मैंने आपको पहले ही अभी बताया, जस्ट बताया कि सबसे ज्यादा भारत में जो होता है वो धान होता है, चाहे एरिया की बात करो चाहे आपके प्रोडक्शन की बात करो। ठीक है, वर्ल्ड में हम सबसे पहले प्रोडक्शन देखे, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे आता है आपका चाइना, और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? अपना इंडिया, थर्ड पे बांग्लादेश और फोर्थ पे इंडोनेशिया। और ये तीनों की तीनों कंट्रियां कहां पे आती है मेरे भाई? एशिया महाद्वीप के अंदर आती है। कहां आती है रे? एशिया के अंदर आती है। आई बात समझ में? इंडोनेशिया। उसके बाद में वर्ल्ड एरिया टॉप जो 3 कंट्री है वो इंडिया मतलब एशिया के अंदर है, तो समझ लो 90% प्रोडक्शन हो रहा है। वर्ल्ड में एरिया सबसे ज्यादा इंडिया का है, उसके बाद चाइना का, फिर कंगलों का, बांग्लादेश का। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की, फिर इजिप्ट की, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं क्योंकि हम एरिया अपने पास में बहुत है, इतना होता नहीं है। लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आयातक देश की बात करें तो सबसे पहले इंडोनेशिया आता है, फिर फिलीपींस आता है 2023 के अकॉर्डिंग। इंडिया में सबसे ज्यादा अभी जो प्रोडक्शन है, पहले ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि पहले जो प्रोडक्शन होता था सबसे ज्यादा जो धान का प्रोडक्शन होता था, आपको याद भी होगा, वो वेस्ट बंगाल आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अभी का जो डाटा चेंज हुआ है उसके अंदर तेलंगाना ने छलांग लगाई है और वो फर्स्ट पे पहुंच चुका है, और यूपी वाले भाई तो कहीं जाते नहीं है, दूसरे पे है, वेस्ट बंगाल को तीसरे पे भेज दिया है, और फोर्थ पे पंजाब है। ठीक है, इंडिया का एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल का है, ये 2022 के अकॉर्डिंग है। इंडिया की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा पंजाब की है कि 1 हेक्टर के अंदर 64 क्विंटल पर हेक्टर राइस का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मली जो राइस का प्रोडक्शन अगर पूछे तो आप लोगों को बताना है 35 क्विंटल पर हेक्टर। कितना होता है? 35 क्विंटल पर हेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्टिविटी इंडिया में देखें वो कहां की है मेरे भाई? पंजाब की है, जहां 1 हेक्टर के अंदर 64 क्विंटल पर हेक्टर धान पैदावार करता है पंजाब। ठीक है, उसके बाद में तेलंगाना हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। ठीक है,
सरपासिंग वेस्ट बंगाल, मतलब हाल ही के जो है आपका वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ के तेलंगाना है फर्स्ट नंबर पे आया है। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपरों में भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। सेमेस्टर एग्जाम की स्पेशली बात करूं तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि राइस हैज दी lowest protein among cereal 6 to 7, in wheat rice 7 to 8 आपकी ब्राउन राइस। मतलब क्या है, आपका प्रोटीन कंटेंट है वो कितना पाया जाता है, यही पूछा जाता है। तो इसका प्रोटीन है वो 6 to 7% प्रोटीन है, वो आप लोगों का पाया जाता है। और व्हीट के अंदर पाया जाता है 7.8%। आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका लोवेस्ट प्रोटीन अमाउंट, मतलब सीरियल्स में सबसे कम, लेकिन कभी कभार आपको नॉर्मली डाटा में 2.5 से 4% प्रोटीन कंटेंट भी राइस के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे कम प्रोटीन कंटेंट है वो इसमें पाया जाता है। बाकी बेसिकली सीरियल में 10 से 12% तक आपका प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ये डाटा याद रखना, ऐसे मत बोलना सर आपने पिछले में बताया, लेकिन काफी जगह आपको यही मिलेगा। ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन में 6 to 7% मिल जाता है। लेकिन जो थोड़ा आपका मतलब ब्राउन राइस होता है, ठीक है, भूरे राइस होता है, उनमें 7.8% तक भी होता है। आई बात समझ में? तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है। फिर पूछा जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू में कि इसके अंदर भाई जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कितने परसेंट होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है वो अराउंड आपका 70% है, और फैट 2.5% है, 2 से 2.5%। ठीक है, अब तीन चीजें याद रखना है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब फैट कितने परसेंट है? 2.5। ठीक है, 2% याद रख लो तो भी ठीक है। फैट सबसे ज्यादा सीरियल में किस में पाया जाता है? 5% पाया जाता है आपका पर्ल मिलेट के अंदर। पर्ल मिलेट के अंदर, उसकी वजह से ही इसका आटा हम लंबे टाइम तक रख नहीं सकते, खट्टा पड़ने लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट अराउंड 70 to 72% पाया जाता है, और प्रोटीन है वो लगभग 6 से 7%। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कभी कभार इनसे कम भी देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ खराब कंडीशन में 4% तक भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन 6 से 7% आपको नियरली याद रखना है। 6 से 7% आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डाटा हो गए तीनों के तीनों। न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें स्पेशली, यहां तक चीजें क्लियर। राइस ग्रेन इज द रिलेटिवली रिच इन लाइसिन है, ठीक है, वो अपेक इसके अंदर अधिक होता है। ठीक है, और अबाउट 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शंस, मतलब टोटल प्रोटीन का लगभग 4% है वो लाइसिन पाया जाता है। ठीक है, ओके डन। उसके बाद में बात कर लेते हैं, द मेन प्रोटीन होती है वो आपको पता, ओराइजा सटाइवा। कौन सी होती है मेरे भाई? ओराइजिन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। गेहूं का ग्लूटीन याद होता है, जिसकी वजह से आटा चिपकता है, और इसका है वो आपका ओराइजिन प्रोटीन है, वो इसके अंदर मुख्य प्रोटीन पाई जाती है। आई बात समझ में? चलो आगे बात कर लेते हैं, राइस ब्रान क्या होता है। ये क्वेश्चन काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का बनता है। राइस ब्रान का मतलब होता है चावल का जो भूसा होता है ना, भूसा, ठीक है, वो। द ब्रान इज द थिन ब्राउन न्यूट्रिएंट रिच एल्यूरिन लेयर, ठीक है, जो आपकी टाइटली अटैच्ड है टू द एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड द हस्क। ये मान लो राइस है, आपने देखा होगा राइस का। तो यहां आपका है ना, यहां जहां एंडोस्पर्म होता है वहां आपकी ये पूरी पूरी एल्यूरिन लेयर है वो टाइटली अटैच्ड होती है उसके ऊपर। तभी आप इसके छिलके को उतारोगे तो उसके नीचे आपको चावल मिलेगा। धान और चावल में अंतर पूछे तो पता होना चाहिए। ठीक है, छिलका अगर उसके ऊपर है तो वो धान है, और चावल मतलब वो छिलका उतर चुका है तो वो चावल है। अगर उसके ऊपर एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म से चिपकी हुई होती है, आई बात समझ में, तो वो राइस ब्रान कहलाता है कि उसके ऊपर छिलका है वो धान है। ठीक है, एक पतली भूसी जो भूरी पोषक तत्वों से भरपूर एल्यूरिन परत होती है, ठीक है, और उसमें एंडोस्पर्म से कसकर जुड़ी गई होती है, वो हस्क छिलके से नीचे होती है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है उसके अंदर? 20% ऑफ ऑयल, 12 to 15% प्रोटीन। क्योंकि उसके अंदर आप सोचोगे सर प्रोटीन ज्यादा क्यों होता है, तो प्रोटीन के ऊपर मतलब वो सारा एल्यूरोन परत चिपकी हुई होती है, और जो उसके ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझ में?
उसकी वजह से उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा पाया जाता है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बात कर लेते हैं। धान का जो तना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कॉल्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल्म बोला जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ये जो धान का तना है उसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? कुल्म बोला जाता है। द स्टेम इज द मोस्टली होलो और एक्सपेक्ट एट द नोट्स। मतलब क्या है? बात यही है, ये जो आपके धान का तना है, ये जो धान का तना है, पेड़ लगते हैं, मैंने थोड़ा ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे होता है। उसके ऊपर अगर ये बीच बीच में आपको पता है ना नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे अगर इनको छोड़ दिया जाए, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो पूरा तना क्या होता है? सीधा खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। लेकिन जहां नोड्यूल्स होते हैं, ये यहां से थोड़ा उसका वो खोखला नहीं होता है, नोड्यूल्स वाली जगह। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि तना खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है, होलो इरेक्ट। ठीक है, चलो, अधिकांश खोखला होता है, केवल गांठों पर ठोस होता है। यहां आपका सॉलिड, ठीक है, ये आपकी गांठें होती है। आई बात समझ में? चलो, ठीक है। उसके बाद में ऑरिकल और लिग्यूल्स, जो आपकी पत्तियों के आधार पर दोनों ओर से दो ऑरिकल और एक आपके लिग्यूल्स पाया जाता है। ये जो लीफ होती है ना, उसके ऊपर, ठीक है, पत्ती ब्लेड जैसी संरचना आप लोगों को जहां दिखती है, वो आपका ऑरिकल और लिग्यूल है। लिग्यूल बेसिकली इसकी पत्तियों के अंदर एक पाया जाता है पत्ती के अंदर, और दो आपका ऑरिकल पाया जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो, उसके बाद में बात कर लेते हैं वेजिटेटिव लेग फेज, यानी कि द पीरियड बिटवीन मैक्सिमम टिलरिंग एंड पेनिकल इनिशिएशन। वेजिटेटिव लेग फेज में अधिकतम कल्ले बनने और बालियों की शुरुआत के बीच की अवधि। क्लियर? फ्लैग लीफ, जिसको आप बूट लीफ भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी द लास्ट लीफ जो आपकी क्या करती है? रॉपिंग दी पेनिकल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लैग लीफ। मतलब झंडे जैसी पत्ती आपने देखा होगा, ये जैसे राइस का है तो इसमें जो साइड से पहले जो आपकी फ्लैग लीफ निकलती है ना, ऐसे जैसे झंडा कैसे हिलता है वैसे आपको लीफ देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? यानी कि फ्लैग लीफ होती है जो अंतिम पत्ती जो बाली को ढकती है, बाली को ढकती है। मतलब आपने देखा होगा जैसे ये आपकी क्या पेनिकल्स निकलते हैं, पेनिकल निकलते हैं, ये ऊपर वाली आपने देखा होगा जो ऐसे करती है। झंडा क्या करता है? जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऐसे रहेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे बाली ढकेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ? फ्लैग लीफ, यानी कि अगर वो उखलेगा तो झंडे के जैसे ही उठता हुआ दिखेगा। उसके बाद में ये आपके वेजिटेटिव फेज थे। सबसे पहले हमने वेजिटेटिव फेज में लैग फेज पढ़ा था, उसके बाद में हमने आपका फ्लैग लीफ फेज पढ़ा था, और उसके बाद में एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज में द अपीयरेंस ऑफ द फ्लैग लीफ, जो आपके मार्क्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज। ओके, उसके बाद में वेजिटेटिव फेज हो चुका है। उसके बाद आता है बूटिंग। क्या आता है? बूटिंग। द स्वेलिंग ऑफ द फ्लैग लीफ सीथ इज कॉल्ड बूटिंग। मतलब क्या है? फ्लैग लीफ की म्यान को का फूलना बूटिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे फ्लैग लीफ आपकी फूलने लग जाएगी, वो आपकी कौन सी स्टेज आएगी? बूटिंग आएगी। क्लियर? उसके बाद में आता है हेडिंग। हेडिंग में क्या होता है कि एग्रोनॉमिकली द 50% ऑफ पेनिकल इमरजेंस स्टेंस इज नाउन ऑफ हेडिंग। मतलब क्या है? 50% अगर बालियां निकल जाती है तो वो आपकी हेडिंग स्टेज होती है। ठीक है, हेडिंग स्टेज के बाद में हम पढ़ते हैं रूट जॉइंटिंग। ये आपके एक वेजिटेटिव ग्रोथ का स्टेज था। इफेक्टिव रूट जोन डिप 60 सेंटीमीटर ऑफ राइस वेयर 120 सेंटीमीटर ऑफ फॉर सोरगम, पर्ल मिलेट एंड वीट। ठीक है, इसमें धान के अंदर 60 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर अगर गई तो आपका जड़ क्षेत्र है वो गहराई तक चला जाता है। जो जड़ें हैं वो 60 सेंटीमीटर के गहराई पर प्रभावी जड़ गहराई होती है। ठीक है, मतलब इफेक्टिव होती है। उसके बाद अगर बात करूं ज्वार बाजरा मक्का की तो उनमें 120 सेंटीमीटर तक जाती है, लेकिन धान और ये बाजरे उसमें वीट के अंदर बेसिकली दी जाती है। ठीक है, नॉट द जॉइंटेड स्टेम ऑफ सीरियल्स इज नोन एज कॉल, या फिर आप इसको बोलते हैं होल। ठीक है, नॉट अनाज की जो गांठेदार तने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलम, जो आपको क्लोम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में होल भी कहते हैं। अब बात करते हैं आपके जो ओराइजा है उनके क्लासिफिकेशन का।
क्लासिफिकेशन मैंने अभी आप लोगों को ओराइजा का बताया है, ठीक है। जीनस आपका ओराइजा है। टोटल स्पेसीज कितनी है मेरे भाई? 24 है। 22 तो आपकी क्या है? वाइल्ड है, और 2 स्पेसीज कल्टीवेटेड है, जो ओराइजा सटाइवा और ओराइजा जो आपकी क्या है? ग्लेबरिमा रीमा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओराइजा सटाइवा की। ओराइजा सटाइवा जिसको एशियन राइस बोलते हैं, ओराइजा ग्लेबरिमा जिसको अफ्रीकन राइस बोलते हैं। कल्टीवेटेड स्पेसीज की बात करूं तो ओराइजा सटाइवा की 3 स्पेसीज है, जैसे आपको पता होगा ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जो आपका जोपोनिका, और ओराइजा सटाइवा जिसको बोलते हैं आप जावानिका, ठीक है। ये 3 स्पेसीज है। अब चलो सबसे पहले ओरिजिन, द ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओराइजा निवारा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका ओराइजा सटाइवा बना था, क्वेश्चन पूछा जाता है ओराइजा सटाइवा कहां से ओरिजिनेटेड हुआ था, कैसे बना था। ओराइजा सटाइवा जो ओरिजिनेटेड हुआ था एक ओराइजा निवारा स्पेसीज थी, जिसको एनुअल स्पेसीज माना जाता था। उसका क्रॉस था किसका? ओराइजा आपका रूफी फोगन का। इसका जो आपस में क्रॉस था तो क्या बना था? ओराइजा सटाइवा बना था। ये चीज ध्यान रखना, निवारा। यही क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार कि ओराइजा सटाइवा का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो ओराइजा सटाइवा का ओरिजिन ओराइजा निवारा से हुआ है। गॉट इट। उसके बाद में बात कर लेते हैं 3 इकोटाइप यानी कि सब स्पेसीज है रेसेस के बेसिस पे। इंडिया के अंदर इंडिका, जापान के अंदर जापोनिका, और इंडोनेशिया के अंदर जावानिका, जिसको आप मालू राइस भी बोलते हैं। सॉरी, चले आगे बात कर लेते हैं पर्टिकुलर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो विशेषता है। जियोग्राफिक ओरिजिन है वो आपका भौगोलिक उत्पत्ति इंडिका, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशिया, इंडिका जो आपके उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय एशिया का जो रीजन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एशिया, वहां पे आपके इंडिका स्पेसीज उगाई जाती है। जापोनिका की बात करता हूं तो टेम्परेट ईस्ट एशिया जिसको आप जापोनिका है वो उगाई जाती है समशीतोष्ण पूर्वी एशिया, और जवानिका है वो इंडोनेशिया के अंदर बेसिकली ग्रो की जाती है। अगर इसकी जो आपके फोटो पीरियड सेंसिटिविटी है उनके बारे में बात करूं तो इंडिका स्पेसीज होती है वो आपकी क्या होती है? सेंसिटिव, ठीक है। संवेदनशीलता होती है कि उसको ज्यादा कोई प्रकाश अवधि संवेदनशीलता का फर्क पड़ता, सेंसिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके जापोनिका की, तो जापोनिका क्या होती है? इनसेंसिटिव, और ये क्या होती है? यही भी आपकी असंवेदनशील होती है, ये भी आपकी इनसेंसिटिव होती है, इनसेंसिटिव, ठीक है। ये चीजें याद रखना है। चलो, टिल्डरिंग कैपेसिटी यानी कि कले बनाने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक किसके अंदर होती है? इंडिका के अंदर होती है। सबसे कम आपकी जापोनिका के अंदर होती है, और जवानिका के अंदर मध्यम होती है। ओके, ये चीजें आपको अगर डिफरेंस पूछे तीनों के अंदर 3 स्पेसीज का लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका टिल्डरिंग कैपेसिटी लिख सकते हो, या आप फोटो पीरियड लिख सकते हो उसका, ठीक है। और यहाँ पे उसका ओरिजिन, ठीक है, वो लिख सकते हैं, या फिर कल्टीवेशन लिख सकते हैं, यहाँ स्पेसीज का नेम लिख सकते हैं, जैसे आपका इंडिका, ठीक है। उसके बाद में आप लिख सकते हो जापोनिका, उसके बाद आप लिख सकते हो जवानिका, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया के अंदर, जापान के अंदर, ठीक है, और ये आपका इंडिया के अंदर। अब लिख दो कि इसका ये सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों इनसेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हाई टिल्डरिंग कैपेसिटी पाई जाती है, इसके अंदर लो पाई जाती है, इसके अंदर मॉडरेट पाई जाती है, ठीक है। ऐसे करके आप इस टेबुलेट फॉर्म को अच्छे से लिख सकते हैं।
आई बात समझ में? अब बात करता हूं सीड डोरमेंसी के बारे में कि सीड डोरमेंसी क्या होता है। चलो ठीक है। प्रेजेंट इन इंडिया रेसेस लिमिटेड इन जपोनिका एंड जवनिका के अंदर ये आपकी क्या होती है, जो बीज सुसुप्ता अवस्था होती है इंडिका में पाई जाती है, जबकि जपोनिका और जवनिका में लिमिटेड होती है, ज्यादा कोई देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है। आगे बात कर लेता हूं इनपुट। ठीक है, जो आपका रेस्पॉन्सिवनेस है वो आपके क्या होता है, इंडिका के अंदर पुअर रेस्पॉन्स टू हायर इनपुट्स। ठीक है, और जपोनिका के अंदर आपको हाई इनपुट, ठीक है, और आपका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। उसके बाद में जवानिका के अंदर सारी चीजें लिमिटेड होती है। क्लियर है। उसके बाद बात करता हूं जपोनिका रेसेस ग्रो इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ठीक है, टाइप्स बेस्ड इन टेम्परेट रीजन विद सीजनल टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, चाइना, जापान, साउथ केरला, ठीक, सॉरी साउथ कोरिया और इटली, इजिप्ट, रशिया। जपोनिका है वो आपकी उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, मिस्र, रूस में मौसमी तापमान के उतार चढ़ाव के साथ में बेहतर प्रदर्शन करती है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बात कर लेता हूं ओराइजा ग्लेब्रिमा। ओराइजा सटाइवा की तीनों स्पीसीज पड़ी। अफ्रीकन राइस के नाम से जाना जाता है। कल्टीवेटेड एरिया इसका जो वेस्ट अफ्रीका है, क्या है, वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, हाँ, कल्टीवेटेड एरिया वेस्ट अफ्रीका हो गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है, प्रॉन टू लोडिंग एंड पेनिकल सेक्टिंग। ठीक है, यानी कि क्या है कि गिरने और बालियों के टूटने की समस्या ज्यादा है। नोटेबल वेराइटी CG14 मैंने स्टार्टिंग में बताया था। प्रमुख इसकी किस्म है वो CG14 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहां से आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में विडिट राइस होता है, मतलब जंगली चावल। ठीक है, वो आपका एक तो होता है ओराइजा आपको स्पोंटेनिया, एक ओराइजा फ्रतवा। ठीक है, चलो ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। नाउन इज रेड राइस बिकॉज ऑफ रेड इन्फ्लोरेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका वाइल्ड राइस होता है उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस है वो रेड कलर का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यही है कि जंगली चावल में इन्हें लाल एंडोस्पर्म के कारण रेड राइस भी कहा जाता है। समझ गए? चलो फिर बात कर लेते हैं न्यू राइस ऑफ अफ्रीका। ठीक है, जो आपका न्यू राइस है, ठीक है, अफ्रीका का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यू राइस, देखो न्यू, RIC राइस, और ए का मतलब अफ्रीका। आई बात समझ में? जिसको क्या बोलते हैं, नेरिका बोलते हैं, नेरिका। ये आपका जो क्रॉस था वो किसका था, ओराइजा सटाइवा के साथ में ओराइजा ग्लेब्रिमा का। अब ओराइजा सटाइवा का क्रॉस अलग था। ओराइजा सटाइवा आपको पता है निवारा से बना था। ठीक है, उसके बाद में साथ में रुफोगम था। लेकिन ये जो आपका जो राइस फॉर अफ्रीका के लिए एक न्यू राइस तैयार किया गया था, उसके साथ में जो दो कल्टीवेटेड स्पेसीज थी, कौन कौन सी थी मेरे भाई, एक ओराइजा सटाइवा और एक ओराइजा ग्लेब्रिमा। इन दोनों का क्रॉस करवाकर क्या बनाया था, आपका नेरिका बनाया था। ये चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए कि नेरिका आपका कैसे बना था। ठीक है, जिसको अफ्रीकन राइस का और एशियन राइस का क्रॉस करवाया था। ठीक है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्या था कि दोनों प्रजातियों में जो भी टॉप लेवल के कैरेक्टर थे उनको फाइंड करना, उनको अलग करना। आई बात समझ में? चलो सर ये यहां तक क्लियर है। तो ये जो बेसिकली जो आपका डेवलप्ड किया था, एक जगह है आपकी वृद्धा, कहां पे है रे, अफ्रीका के अंदर है, वहां से ये डेवलप्ड किया था। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। निरका राइस क्या होती है, निवारा क्या होता है, ग्लेबरिमा क्या होता है, सटाइवा क्या होता है, रुफगम क्या होता है, ये चीजें अगर एग्रीकल्चर में BSc स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस वाली क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिका, जवानिका, जपोनिका, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए किसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आस्क किए जाते हैं, तो इन चीजों को भी बिल्कुल आप लोगों को ढीले में नहीं लेना है, ये चीज याद रखना है। एक मिनट रुकना भाई, चलें आगे, क्लियर है? ओके ओके।
चलो ऑब्जेक्टिव क्या था कि दोनों प्रजातियों के अच्छे गुणों को जोड़ना। और डेवलप्ड कहाँ हुआ था ये आपका अफ्रीका राइस सेंटर है, वो आपका अफ्रीका राइस मतलब कहाँ है, वर्धा के, ठीक है। उसके बाद में की डेवलपमेंट इन राइस रिसर्च के अंदर की धान के प्रमुख अनुसंधान कौन से हैं अपने इंडिया के अंदर, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1946 के अंदर बना था, कटक ओडिशा के अंदर, ये चीज याद होनी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद में नोटेबल इंडिका जपोनिका हाइब्रिड जो आपका ADT 27 नॉरिन 10 जीन और आपका JEB 24 के साथ क्रॉस करवा के बनाया गया था, जो आपका मैसूरी इंडिया के अंदर और मलिंगा मलेशिया, ठीक है। उसके बाद में 1960 इंटरनेशनल राइस रिसर्च IRI, याद है ना, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मत करना, ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, हाँ आगे बताऊंगा। 1960 के अंदर ये बन गया था, 1946 के अंदर अपना बन गया था, ठीक है, कटक के अंदर। ये कहां पे है, फिलीपींस के अंदर है। और इंडिया के अंदर जो इसका मेन रीजनल सेंटर है, ठीक है, सार्किरी कहां पे है, वाराणसी के अंदर, वाराणसी के अंदर है, याद रखना, ठीक है। 1965 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट AIRCP, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्रॉप में बताया था 1957 के अंदर जो मेज का चला था, किसका चला था, मेज का चला था, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर 1965 में अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार परियोजना जो AIRCP था, धान का कब बना था, क्वेश्चन ऐसा सीधा पूछा था 1965 में, कहां पे है, राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर, गॉट इट, चलो क्लियर है। उसके बाद में 1964-66 में इंट्रोडक्शन T1 पढ़ा है ना, T1 फर्स्ट जो आपका ताइचुंग नेटिव है उनका, और IR8 जो आपका क्या है, प्रजनन में क्रांति, मतलब इसके अंदर जो रिवोलाइज्ड किया था राइस ब्रीडिंग के अंदर, रिवोल्यूशन आपकी रिवोल्यूशन आई थी वो उसी की वजह से। फिर आपका वेराइटल डेवलपमेंट में TN फर्स्ट है, ठीक है, जो आपकी डेवलप्ड इन ताइवान 1949 के अंदर, वर्ल्ड फर्स्ट सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी, ठीक है, जो आपका इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया इन 1964 बाय द GV चंप। उसके बाद में इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड राइस वेराइटी इन इंडिया, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट राइस वेराइटी है महत्वपूर्ण धान की, जो किसमें है, IR8, ठीक है, डेवलप्ड बाय द हेनरी M बेचेल एट IRRI फिलीपींस इन 1964, ठीक है, थ्रू क्रॉसिंग DG वूजीन और फेटा, उसका आपका क्रॉस था, नाउन एज दी आपका क्या है, मिर्केल राइस, यानी कि जादुई धान, ठीक है, वो कौन था, वर्ल्ड का, और राइस इसका अलग अलग आप लोगों को याद होना चाहिए, IR8, ठीक है, वर्ल्ड का, जय भारत का, आगे बताऊंगा, ठीक है, IR8 इट इज फोटो इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंसिटिव, फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटी, ठीक है, ये IR8 वेराइटी 3-4 याद कर लेना, TN फर्स्ट याद कर लो, IR8 याद कर लो। उसके बाद में 1964 में हेनरी और M बिचेल द्वारा IRRI फिलीपींस में DG वूजीन और फेटा का क्रॉस करके विकसित हुआ था, विश्व स्तरीय चमत्कारी धान, ठीक है, चमत्कारी धान के नाम से जाना जाता है, और फोटो इंसेंटिव किस्म में। IR36 क्या है, डेवलप्ड बाय डॉक्टर GS घोष, सुपर राइस के फादर, ठीक है, IRRI फिलीपींस सेमी ड्वार्फ वेराइटी, ठीक है, डिजीज एंड पेस्ट IRI आपकी 36 है, ये आप लोगों को याद रखना है, IR36। उसके बाद में बात करते हैं GS घोष के द्वारा IRRI फिलीपींस में विकसित की, और बोनी किस्म जो कीटो और रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, जया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, IR8 जो आपकी विश्व की चमत्कारी फसल है, विश्व की चमत्कारी, ठीक है, मिर्केल, और ये है भारत की चमत्कारी, याद रखना मेरे भाई,
ये क्वेश्चन गलत मत करना। डेवलप्ड बाय डॉक्टर शास्त्री एट CRRI कटक ओडिशा इन 1968 बाय द क्रॉसिंग, किसका क्रॉस था मेरे भाई? TN फर्स्ट के साथ में क्रॉस था T141 का। ये चीजें याद रख लेना। ओके चलो क्लियर है। बेटर इल्ड देन IR8, IR8 से भी बेटर इल्ड है एंड TN फर्स्ट से भी बेटर इल्ड है। ठीक है, और भारत की जादुई किस्म कहलाती है। 1968 में डॉक्टर शास्त्री के द्वारा CRRI कटक ओडिशा में TN फर्स्ट और T141 का क्रॉस हुआ था और विकसित हुई थी। ये चीजें आपको याद रखना। पद्मा थी वो आपकी रिवर्स क्रॉस ऑफ जया, मतलब जया का जो क्रॉस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। जया, जो जया का क्रॉस था वो किसका था? TN फर्स्ट का क्रॉस T141। ठीक है, मेल फीमेल उल्टे होते हैं, लेकिन इसमें जो था T141 का क्रॉस करवाया था T1 का। कौन अपोजिट है, रिवर्स कौन है इसका? पद्मा है। किसका रिवर्स है? जया का रिवर्स है। ठीक है, जया की उल्टी शंकरन है। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। फिर आती है रत्ना, वो आम वाली रत्ना नहीं कैसे RNA DNA बना दो, नहीं, यहाँ RTI लगानी है आपको। क्या लगानी है दान में? RTI। R का मतलब रत्ना, क्रॉस किसका हुआ था? TKM 6 से, और I मतलब IR8, ये आपका क्रॉस था इनका। किसको बनाने के बीच में? रत्ना को डेवलप करने के लिए। ठीक है, पूसा रत्ना फ्रॉम दी मूंग बीन। ठीक है, पूसा रत्ना जो वैरायटी है वो किसकी है? मूंग बीन की वैरायटी, ये याद रखना। ठीक है, रत्ना पूसा रत्ना लगे, पूसा रत्ना मूंग बीन की किस्म है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हाइब्रिड राइस के बारे में। किसके बारे में? हाइब्रिड राइस के बारे में। फर्स्ट हाइब्रिड राइस डेवलप्ड इन चाइना 1974 बाय प्रोफेसर जो आपका यॉन लॉन्ग फिंग है, जिसको आप फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया सेकंड कंट्री टू डेवलप हाइब्रिड राइस। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया MGR फर्स्ट, अर्लियर CORH फर्स्ट, डेवलप्ड बाय तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर इन 1994, और लेटर हाइब्रिड PRH फर्स्ट और PRH6 जो आपके कहां से निकाला गया था? IARI से आपके डेवलप्ड हुए थे। इज इट क्लियर? नाउ हाइब्रिड राइस के बारे में बात करता हूं तो पहला हाइब्रिड धान ये जो कहां से बना था, ये चीजें पढ़ना है आपको। प्रोफेसर ES सिद्दीकी कौन थे? नाउन एज मिस्टर राइस ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। ES सिद्दीकी को जो भारत के हाइब्रिड राइस थे उनके पिताजी माने जाते हैं। ठीक है, डेवलप्ड वैरायटी उन्होंने पूसा बासमती फर्स्ट वैरायटी डेवलप्ड की थी, पूसा 221 वैरायटी डेवलप्ड की थी, पूसा 169 वैरायटी डेवलप्ड की थी, और पूसा 203 वैरायटी भी डेवलप्ड की थी, याद रखना। ठीक है, चलो उसके बाद में अदर राइस हाइब्रिड कौन था? APHR फर्स्ट, KRH फर्स्ट, CORH सेकंड। ये आप लोगों को याद यहां से रखना है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को आस्क किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होने चाहिए। क्लियर? बासमती वैरायटी की बात करता हूं, बासमती वैरायटी कौन सी है? पूसा बासमती फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट हाई सेमी ड्वार्फ जो आपकी एरोमेटिक राइस की वैरायटी है, डेवलप्ड बाय IARI 1989, पूसा बासमती फर्स्ट। ठीक है, चलो विश्व की पहली उच्च उपज देने वाली बोनी सुगंधित धान की किस्म है, समझ गए? 1989 में IRI द्वारा विकसित हुई थी। फिर आती है पूसा बासमती। क्या आती है? पूसा बासमती नॉन जो आपके जेनेटिक मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट, ALS जीन म्यूटेशन, टॉलरेंट टू एमिजाथापेर। ठीक है, ये हर्बिसाइड है, उसके प्रति टॉलरेंट होती है। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। ये बीच पता नहीं हिंदी कैसे टाइप हो गया। ठीक है, जेनेटिक खरपतवार नासी सेंसिल जो आपकी ALS जीन म्यूटेशन है, इमिजाथापेर की प्रति संवेदनशील है। ठीक है, पूसा बासमती 1121 नाउन एज आपकी लॉन्ग ग्रेन पूसा बासमती, लंबे दानों वाली प्रसिद्ध किस्म। वैरायटी तो याद करनी पड़ेगी, उसका कोई कुछ निचोड़ ही नहीं है। ठीक है, अंबे मोहर ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अंबे मोहर नाउन एज दी मैंगो बोलसम जो आपका इसके था।
आम के फूल जैसी सुगंध वाली किस्म, ठीक है। ये हिंदी हिंदी पता नहीं कैसा टाइप हो गया यार ये उल्टा लगा, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी है, उसमें पूसा बासमती 1509 है, उसके बाद में आपका सहभागी धान है, और उसके बाद में स्वर्णा सबवन है, ठीक है। स्वर्णा सबवन सबमर्ज आपकी जो आपकी सबमर्ज टॉलरेंस है, और सहभागी धान है वो आपका ड्रॉट टॉलरेंट है, और ड्रॉट टॉलरेंट और अर्ली जो आपका म्यूटरिंग है वो कौन सा है, पूसा बासमती 1509। ओके, स्ट्रेंथ टॉलरेंट की बात करूँ तो सीआर धान 801। ओके, टॉलरेंट टू सबमर्ज ड्रॉट एंड हीट सीआर धान 801। ये हिंदी हिंदी ये हटा लेना भाई, पता नहीं ये क्या कैसे टाइप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में CSR 36 है, वो साल्ट टॉलरेंट होती है। उसके बाद में लवणीय सेंसिल होती है। जलमगन जलमगन की बात करें तो गहरे पानी वाली है, ठीक है। उसके बाद में हिमालय है, ठीक है। फिर फाल्गुना है, ठीक है। ऐसी वैरायटी फाल्गुना बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये इस बार आपके ICAR JRF के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। और पूसा फाल्गुनी जो वैरायटी है वो याद रखना। पूसा फाल्गुनी जो वैरायटी है वो किसकी है, आपकी लोबिया नाम सुना है ना, काउफी, काउफी की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखना। ये JRF में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि कंफ्यूज करता है ये, ठीक है। जिसमें आपका फेरस कंटेंट सबसे ज्यादा, टॉक्सिसिटी को कम करता है ना, फेरस की टॉक्सिसिटी, ठीक है, उसके प्रति ये किस्म है। फिर आती है धान की अन्य किस्म जो नॉरिन 8 है, नॉरिन 18 है, शीता है, पंकज है, वाटर लॉग टॉलरेंट होती है, ठीक है। साबरमती है, गरिमा है, राजेश्वरी है, हेमा है, स्वर्णा है, IR 64 है, BPT 5204 है, जिसको आप सांबा मसूरी भी महासूरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आपका गोबिंद क्या है आपका गोबिंद भोग है, ठीक है। उसके बाद में आपका काला नमक है, ठीक है। DRR धान 45 की IET 23832 है, ठीक है। फर्स्ट बायो फर्टाइल वेराइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक रिच जो आपका 22.3 mg, ठीक है, पर केजी क्या था, जिंक था। DRRI धान 45, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। जो आपकी पहली बायो फर्टिफाइड धान की किस्म थी। उसके बाद में आपकी पोकाली हो चुकी है, केरल की लवणीय सेंसिल किस्म है, म्यूटेंट वैरायटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। जगन्नाथ है, उसके बाद प्रभावती है, सप्टारी है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, वो आपके आते हैं की फैक्ट्स। सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर जो हाइब्रिड किस्म है, PHB 71 धान की पहली सार्वजनिक क्षेत्रीय हाइब्रिड किस्म है, वो ये एक अलग पेज पे लिख लो, जितनी वेराइटीज याद कर सकते हो उतनी कर लो, सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं, बट इंपॉर्टेंट वेराइटीज याद कर लो, ठीक है। फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी है वो लोनी श्री, हमने तो इसलिए करवाया ना क्योंकि अगर कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट म्यूटेंट वेराइटी की बात करता हूं तो वो आपकी क्या है, जगन्नाथ है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट सीडेड सूटेबल वेराइटी की बात करता हूं तो बाला है, कावेरी है, ठीक है, नागिनी 22 है, और फूसा 221 है। प्रत्यक्ष बुआई योग्य किस्म है वो बाला है, कावेरी, ठीक है, हो चुका है। उसके बाद में BLB बैक्टीरियल लीफ लाइट के टॉलरेंट जो किस्म है वो कौन सी होती है, TKM6 होती है, ठीक है। फर्स्ट प्रोटीन रिच वेराइटी कौन सी है, CRR धान 310, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद में एरोबिक राइस की जो वैरायटी है, पूसा हाइब्रिड 10 और पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5। एरोबिक धान की किस्म में पूसा हाइब्रिड 10 है, पूसा सुगंध 3 है, और पूसा सुगंध 5 है। क्लाइमेट की बात करता हूं तो राइस is a C3 plant, a short duration plant, SDP required hot and humid climate, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो जर्मिनेशन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रोथ एंड फ्लावरिंग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैच्योरिटी 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात कर लेता हूं आपके क्लाइमेट की कि इसका क्लाइमेट कैसा होता है, तो क्लाइमेट धान एक क्या है, C3 प्लांट है, याद रखना C3, और याद रखना सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागण फसल है, याद रखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपका टेम्परेचर का और एक आपका क्लाइमेट का, कि क्लाइमेट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, याद रखना, ठीक है। तो टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रोथ फ्लावरिंग के लिए 25 से 30, और मैच्योरिटी के लिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है। C3 प्लांट है और SDP शॉर्ट ड्यूरेशन वाला प्लांट है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है।
आई बात समझ में। अब सॉइल कैसी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉइल की सबसे पहले बात करता हूं तो बेस्ट सॉइल होती है वो क्ले एंड क्ले लोमी सॉइल है, वो सूटेबल और बेस्ट सॉइल मानी जाती है। एसिडिक सॉइल की बात करूं तो आपकी एसिडिक सॉइल है वो सूटेबल है, क्योंकि धान की सॉइल का पीएच बेसिकली 4 से 6 होना चाहिए, क्योंकि सैलाइन और एल्कलाइन के अंदर वो सूटेबल नहीं है। ये चीज भी आपको याद रखना, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम होता है इसका। आगे बात करता हूं टाइप ऑफ राइस कल्टीवेशन। दो टाइप के राइस कल्टीवेशन है, एक आपका आता है लोलैंड और एक आपका आता है अपलैंड। क्या आता है? अपलैंड, यानी कि जो आपका फ्लडेड एरिया के अंदर होता है वो तो क्या है, जो आपका फ्लडेड एरिया पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, फ्लडेड, वो आपका लोलैंड है। जो नॉर्मली इरिगेटेड एरिया के अंदर किया जाता है वो आपका अपलैंड राइस है, ठीक है। लोलैंड राइस की यानी कि निम्न भूमि धान की बात करूं तो आपका ग्राउंड इन फ्लडेड, ठीक है, पडल्ड और सैचुरेटेड सॉइल के अंदर बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सीडलिंग ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम नर्सरी, यानी कि पहले नर्सरी लगाई जाती है, अलग अलग टाइप की नर्सरी होती है, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग है वो अलग एक फ्लोट पे की जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं अपलैंड राइस के बारे में कि अपलैंड राइस है वो आप लोगों का क्या होता है। अपलैंड राइस क्या है? ग्राउंड वेल, जो आपका वेल ड्रेन, मतलब जहां पे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है वहां पे लगाई जाती है, और नॉन फ्लडेड एरिया जहां पे फ्लड नहीं होता, पानी भरा हुआ नहीं होता, वहां पे अच्छी जल निकास वाली और बिना बाढ़ वाली भूमि में ये लगाया जाता है। पडलिंग इन राइस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद होना चाहिए कि पडलिंग इन राइस क्या होता है। अपलैंड लोलैंड राइस का समझ गए कि जहां पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, उसमें बेसिकली लगाया जाता है लोलैंड राइस, और जहां पानी नहीं होता है, ठीक है, पानी को थोड़ा खाली करके अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता, पानी नहीं भरने वाली जगह होती है, वो आपका अपलैंड राइस होता है। क्लियर है? अब पडलिंग राइस में क्या होता है कि ये डिस्क्राइब्ड इन सॉइल प्रिपरेशन को एक टीलेज प्रैक्टिसेस भी मान सकते हो, ठीक है। टीलेज की प्रैक्टिसेस है, धान के अंदर पडलिंग करना। क्वेश्चन पूछा जाता है पडलिंग की प्रोसेस है बेसिकली किसके अंदर की जाती है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट है वो होना नहीं चाहिए, सीधा क्लियर होना चाहिए कि पडलिंग की प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे किसके अंदर की जाती है, धान के अंदर की जाती है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आप लोगों को गलत करना है नहीं। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ टीलेज, ठीक है, डिस्क्राइब जो आपका क्या है इन सॉइल प्रिपरेशन, धान की पडलिंग, जुताई की एक प्रक्रिया है, धान को तैयार करने की एक प्रक्रिया मान सकते हो। फिर बात कर लेते हैं सोविंग। रो ओरिएंटेशन शोविंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन इज द ऑफन रिकमेंडेड फॉर रो क्रॉप्स बिकॉज इट्स अलाउड यूनिफॉर्म सनलाइट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द डे। मतलब क्या है? पंक्ति की जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? नॉर्थ साउथ होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए, ताकि जो आपका पूरे दिन की जो रोशनी है वो प्रॉपर वे में पड़ सके। ऐसे में नहीं है सीधा पड़े, आधी जगह धान को रोशनी मिले आधी नहीं मिले, तो इसलिए आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है। आई बात समझ में? फिर हम बात कर लेते हैं आगे, वो आता है आपका ग्रोइंग सीजन, यानी कि धान की जो ऋतुआं हैं उनके बारे में। 3 सीजन है, आपको पता होगा, अस, अमन और बोरो, ठीक है। सबसे पहले असमन बोरो 3 याद है, याद कर लेनी है, असमन और बोरो। सबसे पहले इंडिया में जो मेनली है वो अमन राइस होता है, जिसका एरिया है वो कितना होता है? 84% होता है, क्योंकि अमन वो बेसिकली जून जुलाई के अंदर सब जगह बोया जाता है, वही आपका राइस है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अस क्या है? सोविंग है मई जून के अंदर, और मतलब आपका ऑल्सो यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर कर सकते हैं। मार्च अप्रैल के अंदर भी करते हैं लोग, लेकिन मई जून सूटेबल टाइम माना जाता है। काफी जगह आप मार्च अप्रैल भी मान के चल सकते हो। हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में। नाउन एज दी, जिसको आप क्या बोलते हैं? शरद ऋतु धान भी बोलते हैं। मेजर रीजन है वो असम है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लोअर देन अमन एंड बोरो। अमन की बात करूं तो सोविंग है जून जुलाई में, हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर में, नाउन एज विंटर राइस, शीत ऋतु का धान बोलते हैं। मेजर रीजन है वो आपका एंटायर इंडिया है, और प्रोडक्टिविटी मॉडरेट होती है। बोरो है वो आपका दिसंबर टू जनवरी होता है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक हाँ, बोरो की बात कर रहे थे ना, चलो बोरो की बात करते हैं।
सोविंग है वो दिसंबर जनवरी में, हार्वेस्टिंग है वो मार्च अप्रैल में। डन। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला आता है नाउन एज स्प्रिंग या फिर समर राइस। मेजर रीजन है वो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार। प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट अमंग दी 3, ठीक है। इन ओडिशा बोरो राइस इज नाउन एज, इसको आप क्या बोलते हैं, डलुआ भी बोलते हैं, ठीक है। असमन राइस यानी कि खरीफ राइस भी कहलाते हैं। ये आपका असमन और बोरो राइस हो चुके हैं। आपको याद होने चाहिए कि ऑटम राइस है वो असमोल कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, ऑटम राइस कौन सा है। अमन है वो विंटर राइस है और बोरो है वो आपका स्प्रिंग या समर राइस बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखना। अब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सीड रेट से। सीड रेट आपको पता है बेसिकली जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें 100 केजी सीड रेट होती है। और लास्ट ईयर जो सीयूईटी पीजी में एक क्वेश्चन पूछा था, सीयूईटी पीजी 2024 के अंदर, इसी साल 2025 के अंदर उसने पूछा था लेट, ठीक है, पेडी का सीड रेट कितना होता है। उन्होंने ऑप्शन में दिया था 125 से 150 केजी, वो ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। 100 केजी भी था, 100 से 125 केजी भी ऑप्शन था, 125 से 70 से 80 केजी भी था। तो याद रखना 125 से 150 केजी, ठीक है। जो आपका ब्रॉडकास्टिंग है डायरेक्ट सेटलिंग 100 केजी उसका है, ठीक है। 100 से 125 केजी मान सकते हैं। ड्रिलिंग के अंदर 60 केजी होता है, याद रखना 60 से 80 केजी। उसके बाद हाइब्रिड राइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हाइब्रिड राइस का, 15 केजी सीड रेट या 15 से 20 केजी सीड रेट होता है, ठीक है। डेपोक मेथड होती है 3 से 4 केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 75 से 120 केजी पर हेक्टर का सीड रेट होगा। आगे पढ़ूंगा मेथड ये नर्सरी के बारे में। एसआरआई सिस्टम में 5 से 8 केजी आपके धान का सीड रेट होता है, या फिर बेसिकली आप कह सकते हैं 7.5 केजी पर हेक्टर, ठीक है। एरोबिक राइस सिस्टम में 30 से 35 केजी पर हेक्टर धान में सीड रेट की जरूरत होती है, और ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस में 35 से 40 केजी पर हेक्टर धान में सीड रेट की जरूरत होती है। ड्रम सीडर से धान में 30 से 40 केजी सीड की जरूरत होती है। बेसिकली 20 गुणा 10 का स्पेसिंग है वो आपका रो गुणा प्लांट के बीच में रखा जाता है। ये आपके आरपीएससी जो लेक्चरर रखा एग्जाम होता 2018 में, उनमें भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। 20 गुणा 20 या फिर 20 गुणा 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, काफी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। 20 गुणा 20 रखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपके 20 गुणा 10 रखते हैं। आई बात समझ में? चलो, सीडलिंग पर हिल है वो 2 से 3 सीडलिंग है, ठीक है, और हाइब्रिड की 1 से 2 सीडलिंग पर हिल है, ओके, यही याद रख लेना। ट्रांसप्लांटिंग का जो डिप्थ है वो कितना होना चाहिए, 2 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डीप प्लांटिंग लेस टिलर प्रोडक्टिविटी, और सेलो प्लांटिंग में पुअर सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मॉडरेट सीड होते हैं ना, पता है, एक अलग अलग बताया था ना इसका। प्रोफाइल की गहराई है वो 2 से 4 सेंटीमीटर, याद रखना। फिर बात करेंगे हम आगे नर्सरी टेक्निक में। धान के अलग अलग जो नर्सरी है उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धान की नर्सरी से हम शुरुआत करेंगे। आज हमने बहुत चीजें पढ़ ली है, एक क्लास में धान वैसे ही कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो नर्सरी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम धान है वो पूरा कर लेंगे। 50% हमारा पार्ट है वो कवर हो चुका है, 50% है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में पढ़ेंगे तो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी और 2 घंटे काफी बोरिंग वाला टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम राइस पार्ट फर्स्ट रखेंगे, इसमें हमने इतनी चीजें हैं वो क्लियर कर ली है। होपफुली कि इनको थोड़ी आप पढ़ के आओगे, वैरायटी, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह, क्लासिफिकेशन वगैरह, सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलो, होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को रिकमेंडेड जरूर कर देना। बाय बाय, चलो भाई।